पुराने समय में फिल्मों में दिखाया जाता था कि हीरो हमेशा सही करता है, वह केवल अच्छाई के लिए बना है। लेकिन न्यू एज सिनेमा में ऐसा बिल्कुल उल्टा होता है। हीरो थोड़ा लालची, बुरा और धोखेबाज दिखाया जाता है। 2009 में विशाल भारद्वाज की फिल्म कमीने आई थी। अब उनके बेटे आसमान भारद्वाज कुत्ते से अपना डायरेक्शन का डेब्यू करने जा रहे हैं। और अब तक हमने जैसी फिल्में देखी हैं, उसमें हीरो की परिभाषा यही रही है कि वो सच्चाई से लड़ता है, लोगों को उनका हक दिलाता है और दिल जीतता है, इसलिए वो हीरो होता है। इस मॉडर्न एज सिनेमा में आपको हीरो अपने आइडियल कॉन्सेप्ट में नहीं मिलेंगे। यहाँ हीरो लालची और पाखंडी है और अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी बलि चढ़ा सकता है। सही गलत के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग है कहानी। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कुत्ते मूवी को। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है 2003 से, जहाँ पर हमें एक नक्सल लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम लक्ष्मी होता है और वो पुलिस के हाथ पकड़ी गई है, इसलिए वो जेल में बंद है। यहाँ का जो इंचार्ज होता है वो लक्ष्मी के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने की कोशिश करता है। लेकिन यहीं पर हम पाजी नाम के एक इंस्पेक्टर को देखते हैं, जो कि अपने बड़े अधिकारी से कहता है कि ये सब कुछ करना ठीक नहीं होगा। लेकिन बदले में वो इंस्पेक्टर पाजी को ही मारने लगता है और ये सब कुछ होता हुआ लक्ष्मी भी देख रही होती है। जिसके बाद वो इंस्पेक्टर लक्ष्मी का बेरहमी से रेप करता है और पाजी ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता है। और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर नक्सलियों की पूरी गैंग आ जाती है और वो उस पुलिस स्टेशन को भूंज कर रख देते हैं। इस पुलिस स्टेशन में जितने भी लोग थे, उन नक्सलियों ने उन सारे पुलिस वालों को मार दिया था और आखिर में लक्ष्मी उस पुलिस इंस्पेक्टर को भी मार देती है जिसने कि उसके साथ रेप किया था। तो नक्सलियों ने उन सभी को मार दिया था सिवाय पाजी के। दरअसल पाजी को उन्होंने इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसने लक्ष्मी को बचाने की कम से कम कोशिश तो की थी। आखिर में लक्ष्मी उसे एक ग्रेनेड देती है और उससे कहती है कि जहाँ भी तुम्हें कुछ गलत लगे तो इसे फोड़ देना। जिसके बाद कहानी 13 साल आगे मतलब कि 2016 में शिफ्ट होती है, जहाँ पर कि हम पाजी को देखते हैं, जो कि एक करप्ट पुलिस इंस्पेक्टर बन चुका था और वो अपने साथी का कमरे के बाहर इंतजार कर रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर गैंगस्टर कोबरे अपने साथियों के साथ आ जाता है और वो यहाँ पर आकर सुरती नाम के एक आदमी के बारे में बात करने लगते हैं। दरअसल सुरती नाम का आदमी ड्रग्स का धंधा करता है और गैंगस्टर कोबरे सुरती की ही सुपारी देने के लिए गोपाल और पाजी के पास आए थे, जिसके बदले में गोपाल और पाजी को 3 खोखे मिलने वाले थे, मतलब कि 3 करोड़। हालांकि वो इस काम को करने से पहले तो मना करते हैं, लेकिन आखिर में वो दोनों मान जाते हैं। जिसके बाद रात में हम एक पार्टी के सीन को देख पाते हैं, जहाँ पर गोपाल और पाजी उस पार्टी में घुस जाते हैं, जहाँ पर सुरती के साथ कई सारे और लोग भी थे जो कि इस पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद पाजी और गोपाल यहाँ पर उन सभी को मारने लगते हैं। वो लोग बेरहमी से यहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी पर धुआंधार गोलियां चलाने लगते हैं और आखिर में ये लोग सुरती को भी गोलियां मार देते हैं। और आगे ने कमरे में ढेर सारा ड्रग्स भी मिलता है, जिसे कि उठा के वो ले जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे जाते हैं तो चेक पॉइंट पर इन्हें पुलिस अरेस्ट कर लेती है। सबसे पहली बात तो ये लोग बिना परमिशन के ही वहाँ पर पहुँच गए थे और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सुरती को इन्होंने मारा था, लेकिन वो अभी तक मरा नहीं है, वो कोमा में जा चुका है। उस पार्टी में जितने लोगों को इन्होंने मारा और उनके पास से ड्रग्स भी बरामद हुए थे, तो सस्पेंड करने के लिए इतनी सारी वजह तो काफी थी, इसलिए इन दोनों को सस्पेंड कर दिया जाता है। अगले सीन में हमें डीएसपी ऑफिसर यानी कि पम्मी को दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह से करप्ट है और अब गोपाल और पाजी को सिर्फ पम्मी मैडम ही बचा सकती है। तो यहाँ पर पम्मी मैडम उन्हें कछुए और बिच्छू की एक कहानी सुनाती है। वो उन्हें बताती है कि बिच्छू का एक जोड़ा था, जिसमें मादा बिच्छू नदी के उस तरफ और नर बिच्छू इस तरफ था। अब नर बिच्छू को किसी भी हालत में नदी के उस तरफ जाना था। तभी बिच्छू की नजर एक कछुए पर पड़ती है और वो कछुए से कहता है कि क्या तुम मुझे नदी के उस तरफ छोड़ दोगे? तो कछुआ बिच्छू से कहता है कि पागल हो क्या, अगर तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाला तो तुम मुझे काट लोगे। जिस पर बिच्छू कछुए से कहता है कि अगर मैंने तुम्हें काट लिया तो हम दोनों ही डूब जाएंगे। तो कछुए को बिच्छू की बात अच्छी लगी, इसलिए वो उसे नदी के उस तरफ ले जाने के लिए मान जाता है। और जब वो दोनों किनारे पर पहुंचने वाले थे कि तभी बिच्छू कछुए को काट लेता है। ये देखकर कछुआ बिच्छू से कहता है कि तुमने मुझे काटा क्यों, इसमें क्या लॉजिक है? जिस पर बिच्छू से कहता है लॉजिक गया तेल लेने, ये मेरा कैरेक्टर है। जिसके बाद पम्मी मैडम गोपाल और पाजी से कहती है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो 1-1 करोड़ रुपए मुझे लाकर दे दो। तो दोनों ही इसके लिए मान जाते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि गोपाल और पाजी आखिरकार 1 करोड़ रुपए कहाँ से लाकर देंगे। अब कुछ दिनों के बाद गोपाल को एक बैन के बारे में पता चलता है, जिसमें कि लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए जाने वाले थे। तो गोपाल अपनी एक टीम बनाने लगता है, जिसमें कि वो उन सभी को हायर करता है, जिन्हें वो बताता है कि उस
वैन में लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए होंगे और वो उन्हें 1 करोड़ रुपए देगा। वो सारे लोग इस काम को करने के लिए मान जाते हैं। साथ ही गोपाल उन्हें ये भी बता देता है कि इस काम में बहुत रिस्क है। तो आगे हम देखते हैं कि जब रात को वो पुलिस वैन जा रही होती है तो बीच रास्ते में ही गोपाल और उसके साथी उस वैन को रोक लेते हैं और गोलीबारी करके उसमें जितने भी लोग थे उन सभी को मारने लगते हैं। जिसके बाद इन दोनों गैंग के बीच में झड़प होने लगती है और गोपाल के साथ जितने भी लोग थे वो सारे ही मारे जाते हैं सिवाय गोपाल के। और उस वैन में से सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, जिसमें से एक निकलकर भाग जाता है और वो अपने साथी को कॉल करके कहता है कि वैन उन्हीं की तरफ आ रही है। तो अब गोपाल उस वैन को लेकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक कार आती है और वो इस वैन के ऊपर अटैक कर देती है। अब वैन का जो एक आदमी बचा हुआ था यहाँ पर ये लोग उसे मार देते हैं। अब गोपाल बेहोश हो चुका था, इसलिए ये लोग उसे छोड़ देते हैं। अब बात ये आती है कि आखिर ये लोग है कौन। तो ये है दानी और लवली, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और लवली कोबरे सिंह की बेटी है। अब बात ये आती है कि आखिरकार इन दोनों को इन पैसों के बारे में खबर कैसे लगी, जिस पर हमें बताया जाता है कि उस बार में जब गोपाल अपने साथियों को जब इन पैसों के बारे में बता रहा होता है तो तभी बाजू से ही दानी और लवली भी इनकी बातें सुन रहे होते हैं और यहीं पर इन दोनों ने प्लान बनाया था। दरअसल लवली की 2 हफ्तों बाद शादी है, लेकिन वो दानी से प्यार करती है। दानी गैंगस्टर कोबरे के साथ काम करता है, लेकिन लवली क्योंकि अब उससे प्यार करती है इसलिए वो दोनों कनाडा भागने का प्लान बनाते हैं। लेकिन उन्हें ढेर सारा पैसा चाहिए था और तभी वो लोग गोपाल की बातें सुन लेते हैं और अब वो तुरंत ही इसे लूटने का भी प्लान बना लेते हैं, इसलिए उन दोनों ने ऐसा किया। तो इस पैसों से भरी वैन को अब लवली और दानी लेकर भाग जाते हैं। वो दोनों काफी खुश लग रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दूर से पाजी यहाँ पर दानी को गोली मार देता है, जिससे वैन अनबैलेंस हो जाती है और वो सीधा एक जंगल में जाकर रुकती है, जहाँ पर पाजी के साथ अब पम्मी मैडम को भी देख पाते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सारी प्लानिंग इन दोनों की थी। दरअसल पम्मी मैडम को इन पैसों के बारे में पता चल गया था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस प्लान में किस किस को शामिल किया जाए। लेकिन तभी उसे याद आता है पाजी के बारे में, जिसके बारे में उन्हें कुछ बातें पता चल जाती है, इसलिए वो उसे बुला कर लाती है और उससे कहती है कि अगर वो मेरा ये काम करेगा तो वो सस्पेंड होने से बच जाएगा और उसे 1 करोड़ रुपए भी नहीं देने होंगे। ये बात सुनने के बाद पाजी तुरंत ही ये काम करने के लिए राजी हो जाता है, जिसके बाद ये लोग अपनी टीम को इकट्ठे करने लगते हैं और ये वैन कहां से निकलने वाली है और कहां को जाने वाली है, इन सारे रूट के बीच में जो लोग इस काम को करने वाले थे वो सारे लोग भी इनके साथ शामिल हो जाते हैं। और ये वही आदमी है जिसने कि लास्ट टाइम पर अपने साथियों को कॉल करके बताया था और इनके साथी कोई और नहीं बल्कि पाजी और पम्मी ही थे। तो वो वैन जैसे ही जंगल में रुकी थी तो ये लोग उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि उस वैन में लवली है जो कि कोबरे की बेटी है। तो ये लोग फायरिंग बंद कर देते हैं और उसे सरेंडर करने को कहते हैं। ये बात सुनने के बाद लवली भी सरेंडर करने के लिए मान जाती है और वो बाहर आ जाती है। और फिर देखते ही देखते हम देखते हैं कि यहाँ पर गोपाल भी आ जाता है। ये लोग उसके ऊपर भी धुआंधार फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ये गोपाल है तो वो लोग रुक जाते हैं। अब सारी गैंग यहाँ पर मौजूद थी। सभी लोग प्लान बनाते हैं कि सारा पैसा वो लोग आपस में बांट लेंगे, इसलिए गोपाल उनसे कहता है कि वो 5 गिनती पड़ेगा और इसके बाद सभी लोग अपनी अपनी गन को नीचे फेंक देंगे। और जैसे ही गोपाल 5 तक गिनती पड़ता है तो सिर्फ गोपाल ही गन फेंकता है, बाकी की सबकी गन अपने ही हाथ में थी। जिस पर गोपाल उनसे कहता है कि तुम सभी लोग बेवकूफ हो। अब वो फिर से 5 तक गिनती पड़ेगा और इस बार आप सभी लोग गन जरूर फेंक देना। जिसके बाद गोपाल फिर से 5 तक गिनती पड़ता है और इस बार वो सभी लोग अपनी अपनी गन को नीचे फेंक देते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद गोपाल पीछे से गन निकालता है और पम्मी मैडम के ऊपर पॉइंट कर देता है, लेकिन अगले ही पल पाजी अपने जेब से ग्रेनेड निकालता है जो कि लक्ष्मी ने उसे दिया था। और फिर ये देखकर गोपाल भी सरेंडर कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ये लोग देखते हैं कि नक्सली लोग इन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। ये देखकर ये सभी लोग एक खंडर में जा पहुंचते हैं। थोड़ी देर के बाद नक्सलियों को पता चलता है कि इस खंडर में कुछ लोग मौजूद हैं, तो वो नक्सली इनके ऊपर धुआंधार फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। तभी पाजी देखता है कि नक्सलियों में लक्ष्मी भी उनके साथ है। ये देखकर वो तुरंत ही पम्मी मैडम से कहता है कि वो इनके साथ डील कर सकता है, क्योंकि उनके साथ लक्ष्मी है और लक्ष्मी को वो जानता है। इसलिए वो तुरंत ही लक्ष्मी के पास डील करने के लिए पहुंच जाता है। और यहाँ पर लक्ष्मी उन सभी से कहती है सभी लोग अपनी गन को वहीं पर रखकर सरेंडर करके बाहर आ जाओ। सभी लोग बाहर आ जाते हैं सिवाय गोपाल को छोड़कर।
और अगले ही पल गोपाल इन सभी के ऊपर शूट आउट करना शुरू कर देता है, जिसके बाद तो एक गैंग वार से छिड़ जाता है और सभी लोग एक दूसरे को मारने में लग जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लक्ष्मी समेत वो सारे नक्सली मारे जाते हैं और यहाँ पर भी पुलिस के वो सारे लोग एक एक करके मारे जा रहे थे। दानी और लवली भी मारे जा चुके थे और पाजी और पम्मी मैडम भी मारे जा चुके थे। आखिर में सिर्फ गोपाल बचता है और जब वो अपने घर की तरफ लौट रहा था तभी पम्मी मैडम उसका पैर पकड़ लेती है। यहाँ पर उसके हाथ में ग्रेनेड था और पम्मी मैडम उस ग्रेनेड की पिन को भी निकाल देती है, जिसके बाद बौखलाते हुए गोपाल पम्मी मैडम से कहता है कि इसमें क्या लॉजिक है, जिस पर कि पम्मी मैडम उससे कहती है कि ये मेरा कैरेक्टर है। और आखिर में उस ग्रेनेड से धमाका हो जाता है, लेकिन गोपाल की जान बच जाती है, जिसके बाद वो पुलिस वालों को बयान देता है कि नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के चलते सारे पुलिस वाले मारे गए, साथ में सारे नक्सली भी मारे गए। आगे चल के गोपाल को प्रमोशन दिया जाता है और उस बैन में जितने भी रुपए थे वो सारे रुपए गोपाल के हो जाते हैं। तो अब गोपाल अय्याशी करने के लिए एकदम रेडी था, लेकिन तभी रात को गोपाल टीवी में एक न्यूज देखता है और उसे देखकर वो पूरी तरह से बौखला जाता है, क्योंकि टीवी पर न्यूज थी कि काले धन के चलते आज से 500 और 1000 के नोट पूरी तरह से बंद किए जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बेधानिक चेतावनी, आसमान भारद्वाज की ये फिल्म कतई पारिवारिक नहीं है। इसमें दिल खोलकर गालियां, गोलियां और खून खराबा है। खचपच की आवाज से चारों तरफ उड़ता खून आपको बहुत देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप घर वालों के साथ इस फिल्म को देखने का प्लान बना रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको वो प्लान कैंसिल कर देना चाहिए। निर्देशक विशाल भारद्वाज की फिल्म का अपना ही अंदाज है और इस डीप डार्क सटायर फिल्म कुत्ते में आसमान ने भी पापा की ही शैली को आगे बढ़ाया है, लेकिन अपने अंदाज में। आसमान की फिल्म में कई मजे हुए कलाकार हैं, ऐसे में एक डेब्यूटेंट निर्देशक के तौर पर जहां ये एक आसान बात है तो वही मुश्किल भरा टास्क भी। लेकिन डायरेक्टर साहब ने इस मल्टी स्टार फिल्म की कमान को बखूबी संभाला है। हालांकि इस फिल्म में कुछ ऐसी कमियां भी है जिसे हजम कर पाना बहुत मुश्किल भरा होता है। जैसे सुरती को मारने एक पार्टी में पहुंचे अर्जुन कपूर और कुमुद मिश्रा हाथ में बंदूक लेकर घूम रहे हैं और उसे कोई नहीं देख रहा है। पूरी पार्टी में खून खराबा होता है, गोलियां चलती है पर कोई सबूत नहीं है। करोड़ों रुपए लेकर घूम रही सिक्योरिटी वैन में कोई जीपीएस ट्रैकर नहीं है। मुंबई जैसे इलाके में धड़ाधड़ गोलियां चल रही है पर कोई सुन नहीं रहा। बात करें तब्बू की तो तब्बू ने फिल्म में पम्मी का किरदार निभाया है। फिल्म की शुरुआत का सीन ही कहानी का पेस सेट कर देता है। कुछ भी करने में समय बर्बाद नहीं किया गया है। पहले ही सीन में कहानी बढ़ जाती है और आपको समझ आता है कि सारे किरदार बस अपनी अपनी देख वाले सिद्धांत पर काम करने में लगे हुए हैं। कहानी के हिस्से को चैप्टर में बांटा गया है और हर चैप्टर का एक मतलब है। फिल्म के फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ जैसा कुछ नहीं है। कहानी की स्पीड, इसका पेस आपको कहीं भी बोर नहीं होने देगा। एक्टिंग की बात करें तो आसमान भारद्वाज की इस फिल्म में लीड कास्ट ही इतनी लंबी चौड़ी है। साथ ही 1-2 मिनट के सीन में अनुराग कश्यप, आशीष विद्यार्थी और नजरुद्दीन शाह जैसे एक्टर भी नजर आ रहे हैं। यूँ तो इस फिल्म में इतने सारे एक्टर्स हैं, लेकिन तब्बू आपकी लिस्ट में हमेशा टॉप पर रहेगी। 2022 में भूल भुलैया 2 और दृश्यम 2 जैसी सक्सेस अपने नाम करने के बाद 2023 की शुरुआत एक्ट्रेस ने कुत्ते से की है और क्या जबरदस्त की है। पम्मी के किरदार में पुलिस वाली बनी तब्बू ने इस किरदार में भी जान ही फूंक दी है। वहीं कुमुद मिश्रा और राधिका मदन भी अपने किरदार में खूब जचे हैं। इस फिल्म में सबसे ज्यादा सीन अर्जुन कपूर के हिस्से हैं और ये कहना होगा कि अर्जुन ने अपने किरदार से पूरा न्याय किया है। अब बात करते हैं फिल्म के क्लाइमैक्स की। फिल्म का क्लाइमैक्स आपको चौंकाएगा भी और एक अजीब सी खुशी भी देगा। आसमान भारद्वाज कुत्ते के जरिए एक बढ़िया उपस्थिति दर्ज कराई है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका म्यूजिक, जिसने हर चैप्टर को जोड़ने और कई सीन्स में भरपूर एक्साइटमेंट पैदा किया है। वही आसमान भारद्वाज आज की जनरेशन के डायरेक्टर है। जाहिर सी बात है यूथ का फर्क और फंक इसमें नजर आएगा ही। न्यू एज सिनेमा को सिल्वर स्क्रीन पर प्रेजेंट करने का आसमान का यह पहला प्रयास सराहनीय है। फिल्म देखने के दौरान आप आसमान के डायरेक्शन में उनके पिता विशाल भारद्वाज की झलक जरूर पाएंगे। एक सिंपल सी कहानी को आसमान ने बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। हालांकि फिल्म के फर्स्ट हाफ में किरदार को बिल्डअप करने पर ज्यादा फोकस किया गया है, जिसकी वजह से कहानी बिखरी सी लगती है। पहले हाफ में जो कमी खलती है वो है कहानी को लेकर दर्शकों के बीच क्लियरिटी ना बन पाना, जिस वजह से इंटरवल तक आते आते आपको थोड़ी उलझने होने लगती है। वही सेकंड हाफ में फिल्म अपनी रफ्तार पकड़ती है और यहाँ कहानी की गुत्थी सुलझने लगती है। आगे बढ़ते ही कहानी में रोमांच आता है और आपका इंटरेस्ट जागने लगता है। स्टोरी को एक ऐसे ट्विस्ट एंड पर खत्म किया गया है जिसकी उम्मीद तो कोई नहीं कर पाएगा।
फिल्म की एक खूबसूरती यह है कि यह एक ट्रेडिशनल पैटर्न से हटकर है। अमूमन फिल्म एक सुर से शुरू होकर अपने क्लाइमैक्स तक पहुंचती है, लेकिन यहाँ पहले क्लाइमैक्स का सिचुएशन है और कहानी रिवर्स गियर पर जाकर उस परिस्थिति को बयां करती है। ट्रेलर देखने के दौरान दर्शकों ने जिस तरह के ड्रामा, क्राइम व थ्रिलर की उम्मीद की थी, वो सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद है। एक अच्छी कहानी को स्ट्रॉन्ग टेक्निकल रिपोर्ट मिल जाए तो बात सोने पर सुहागा वाली हो जाती है और फिल्म का टेक्निकल और म्यूजिक इसका मजबूत पक्ष है। थ्रिलर फिल्मों को अक्सर डार्क और इंटेंस दिखाने के लिए इसमें कलर पैलेट को डल रखा जाता है, जिसके लिए अमूमन ब्लू या ग्रे के कलर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुत्ते में थ्रिल को बिल्डअप करने के लिए लाल रंग का इस्तेमाल किया गया है। अगर फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर देखते हैं तो इसके कलर एक्सेस को बखूबी समझ पाएंगे। बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो डायरेक्टर ने कमीने के हिट सॉन्ग का म्यूजिक इसके बैकग्राउंड के लिए रखा है, जो कहानी के दौरान बखूबी ब्लेंड होता हुआ नजर आता है। वहीं विशाल और रेखा भारद्वाज के गाने समेत गुलजार की राइटिंग ने फिल्म को रोमानी टच दिया है और सिनेमेटिकली फिल्म ने मुंबई को भली भांति स्टेब्लिश किया गया है। डायरेक्टर विशाल भारद्वाज की फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर हमेशा से यूनिक और अलग देखा गया है। उदाहरण के लिए आप फिल्म कमीने को ले सकते हैं। ठीक उसी तरह आसमान भारद्वाज ने भी फिल्म कुत्ते के बैकग्राउंड स्कोर को दमदार दिखाया है। ये लाजमी भी है क्योंकि खुद विशाल भारद्वाज ने बतौर म्यूजिक डायरेक्टर कुत्ते में काम किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे।